गुड मॉर्निंग लर्नर्स। आज हम बात करेंगे DECE यानी कि डिप्लोमा इन अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन के बारे में, और इसमें हम बात करेंगे प्रोजेक्ट वर्क यानी DECE 4 के बारे में। DECE 4 आपका जो है इट इज़ योर प्रैक्टिकल वर्क जो कि आपने स्कूल के अंदर इसको करना है। सबसे पहले DECE 4 है क्या, इसके बारे में हम समझेंगे कि बहुत लोगों को लगता है कि डिप्लोमा का सबसे मुश्किल जो काम है वो है प्रोजेक्ट को पूरा करना, जबकि प्रोजेक्ट एक ऐसी चीज़ है जिसके लिए आपको कुछ याद करने की ज़रूरत नहीं है, आपको सिर्फ इसको समझने की ज़रूरत है कि ये है क्या। आपको ये प्रोजेक्ट करना इतना आसान लगेगा अगर आप इसमें एक इंटरेस्ट लेके काम करते हो और इसको पूरी तरह से समझने के बाद इसको शुरू करते हो। तो सबसे पहली चीज़ जो हमें प्रोजेक्ट में समझने की चीज़ है वो क्या है कि ये प्रोजेक्ट है क्या। ये प्रोजेक्ट है, आप सभी टीचर्स हो, आपको पता है स्कूल में कैसे पढ़ाते हैं या पढ़ते हैं, और अगर आप उस पढ़ाने के अपने प्रोसेस को समझते हुए उसमें और इंटरेस्ट थोड़ा अपना बढ़ाते हुए अगर इस प्रोजेक्ट को करते हो तो इसको करना आपके लिए बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है। ठीक है, सबसे पहली चीज़ जो है हम ये समझेंगे कि प्रोजेक्ट हमारा किस तरीके से हमें शुरू करना है। तो जब हम बात कर रहे हैं प्रोजेक्ट को शुरू करने की, तो प्रोजेक्ट शुरू करते हुए आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है कि आपके प्रोजेक्ट की गाइडलाइंस यानी उसके क्या नियम है, किस तरीके से आपने करना है, आपको ये नियम बिल्कुल साफ तौर पर समझ आ जाने चाहिए। आपके ये जो नियम हैं पहले कुछ और थे, लेकिन जब से लॉकडाउन लगा है, स्कूल्स बंद हो गए हैं, स्पेशली प्री स्कूल्स जो कि नहीं चल रहे हैं, ऐसी स्थिति में आपके प्रोजेक्ट आप आराम से कर सकें, इसके लिए इग्नू ने हमारी जो नई गाइडलाइंस इशू की हैं वो आपको इग्नू की साइट पर मिल जाएंगी। इन गाइडलाइंस को आप खोलकर ध्यान से एक बार पढ़िए, ठीक है। उसमें आपको सारी इंस्ट्रक्शंस क्लियर है। उन्हीं इंस्ट्रक्शंस को लेके आज एक बार मैं दोबारा आपको डिटेल में आपको एक आसान तरीके से इसको समझाने की कोशिश कर रही हूँ, जिससे आपको ये ना लगे कि ये प्रोजेक्ट बहुत बड़ा अपने आप में कोई काम है। तो सबसे पहली चीज़ समझनी ये ज़रूरी है कि प्रोजेक्ट जब हमने शुरू करना है, पहले आपकी सोच इस तरह की होनी चाहिए कि आप अगर एक अच्छे शिक्षक, अच्छे टीचर बनना चाहते हो तो आप अपने अंदर क्या बदलाव लेके आओगे, क्या कुछ ऐसा नया करोगे जिससे कि आपसे पढ़ने वाला बच्चा या आपके पास आने वाला बच्चा जो कि प्री स्कूल का है, यानी कि जिसकी उम्र 2 से 6 साल तक है, ऐसे बच्चे को आप किस तरह से उसको हैंडल करें जिससे कि उस बच्चे को खेल खेल में और बहुत ही एक आसान तरीके से हर चीज़ को समझना और सीखना उसके लिए मुमकिन हो पाए। तो सबसे पहली चीज़, जब हम अपनी ये ट्रेनिंग कर रहे हैं DECE 4 की, तो हमें पहली चीज़ जो हमें इस प्रोजेक्ट में देखनी है वो क्या है कि हमारा ये जो प्रोजेक्ट है ये 3 फेजेस में डिवाइडेड है, यानी कि 3 चरणों में हमने इसको पूरा करना है। पहला है फेज 1 यानी कि पहला चरण, फेज 2 यानी कि दूसरा चरण, उसके बाद फेज 3 यानी कि तीसरा चरण। अब हम आ जाते हैं फेज 1 पे। फेज 1 प्रोजेक्ट का फेज 1 जो है, इसमें हमें इग्नू ये कहता है कि एक अच्छे शिक्षक बनने के लिए सबसे पहले हमें किसी एक अच्छे शिक्षक का अवलोकन करना है, उसको ऑब्जर्व करना है कि एक अच्छा टीचर जो है वो अपने स्कूल में किस तरीके से बच्चों को बिठाता है, उनसे बात करता है, उनके लिए गतिविधियां यानी एक्टिविटीज प्लान करता है और किस तरीके से उन एक्टिविटीज को कंडक्ट करता है, और किस तरीके से दिन के वो 3 या 4 घंटे बच्चों को वो हैंडल करता है, जिससे कि बच्चे भी बच्चों का भी दिल लगा रहे और बच्चे उसमें से कुछ नया रोज सीख कर। तो आ जाते हैं हम अपने फेज 1 के ऊपर। फेज 1 जो कि सिर्फ ऑब्जर्वेशन का है। ऑब्जर्वेशन यानी आपने केवल एक टीचर को पढ़ाते हुए ये देखना है कि एक प्री स्कूल का टीचर किस तरीके से अपने लेसन तैयार करके और किस तरीके से सारा दिन बच्चों को पढ़ाता है, संभालता है और किस तरीके से उसका टाइम टेबल होता है। तो फेज 1 जो हमारा है, इसमें अब ये जो ऑब्जर्वेशन वाला पार्ट है,
ये क्योंकि प्री स्कूल सब बंद हैं इस समय, छोटे बच्चों का कोई स्कूल खुला हुआ नहीं है, तो ऐसे में जो फेज 1 हमारा है उसमें हमें इग्नू ने 4 वीडियोस दिए हुए हैं। अगर आप उन गाइडलाइंस को खोलोगे तो उसमें आपको ये 4 वीडियोस नजर आएंगे। सेक्शन ए के अंदर आपके पास 2 वीडियो हैं, उसके बाद सेक्शन बी में आपके पास जो है दोबारा से 2 वीडियो है। ठीक है, ये 4 वीडियो आपको इनके जो URL है यानी YouTube का जो लिंक है वो आपको उस गाइडलाइंस के अंदर दिया हुआ है। आप उसमें से इसको बहुत ही ध्यान से नोट कर और YouTube से इन लिंक को खोल सकते हैं। अब आपने क्या करना है, सेक्शन ए जो आपका है उसमें आपके पास जो 2 वीडियो हैं उसमें से आपने केवल 1 वीडियो की रिपोर्ट लिखनी है। ठीक है, उसके बाद सेक्शन बी जो है इसमें से भी आपने केवल 1 वीडियो की रिपोर्ट लिखनी है। सेक्शन ए का जो 1 वीडियो है इसके 40 अंक है यानी कि 40 नंबर है, और सेक्शन बी का जो 1 वीडियो जिसकी रिपोर्ट आप लिखोगे उसके आपके 10 अंक यानी कि 10 नंबर, और ये आपका टोटल बन जाता है 50 अंक। अब बात आती है इन वीडियो में क्या है। सेक्शन ए की वीडियो अब आप खोलेंगे, आप कोई भी दोनों में से एक वीडियो खोल सकते हैं जो आपको समझने में आसान लग रही है, जिसमें आपका इंटरेस्ट बन रहा है, आप उस वीडियो को ध्यान से देखिए, और उस वीडियो को देखने के बाद आपने अपने शब्दों में अपने तरीके से इसको एक आम भाषा में आपने इसको लिखना है कि जब आपने वीडियो खोली तो उस वीडियो की शुरुआत कैसे हुई, वहाँ पे कितने टीचर थे, क्या सहायक थे, कितने बच्चे थे, किस तरीके से उनको बिठाया गया, किस तरीके से उनको सिखाना शुरू किया गया, पहली गतिविधि कितनी देर की थी, उसके बाद दूसरी कितनी देर बाद शुरू हुई, उसके दौरान क्या हुआ, बच्चों ने किस तरीके से उसको सीखा, उन्हें वो गतिविधि आसान लगी या मुश्किल लगी, या और कैसे वो बेहतर हो सकती थी। ये सब चीज़ें आपने जो कुछ उसमें ऑब्जर्व किया यानी जो कुछ आपने देखा उसको आपने अपने सरल शब्दों में आपने इस रिपोर्ट में लिखना है। और मुझे नहीं लगता कि जिस चीज़ को हम देख रहे हैं उसको अपने शब्दों में लिखना कोई मुश्किल काम है। ठीक है, तो ये आपने फेज 1 में सेक्शन ए की 1 वीडियो की रिपोर्ट लिखनी है जो कि 40 नंबर की है। उसके बाद सेक्शन बी में भी जो 2 वीडियो दिए गए हैं उसमें भी आपने क्या करना है, आपने उसको भी बहुत ध्यान से डिटेल उसकी रिपोर्ट बनानी है, और वो जो रिपोर्ट है वो 10 नंबर की है। तो इस तरीके से आपका फेज 1 जो है वो 50 नंबरों का पूरा हो जाता है। ठीक है, अब हमारा फेज 1 हमने पूरा कर लिया, इसके बाद हम आ जाते हैं अपने फेज 2 पर। फेज 2 हमारा जो है, अब यहाँ पे हम जो है धीरे धीरे अपने को एक प्री स्कूल के माहौल के हिसाब से अडेप्ट करने का मौका देंगे। हमने जिस तरीके से यहाँ पे सीखा कि किस तरीके से एक प्री स्कूल की टीचर पढ़ाती है, बच्चों को बिठाती है, समझाती है, उनके लिए एक्टिविटीज प्लान करती है, ये सब हमने एक इन 2 वीडियो के माध्यम से इसको हमने समझा। ठीक है, ये चीज समझने के बाद अब हम क्या करेंगे, अब हम फेज 2 यानी कि अब हमने अपना पढ़ाने का काम शुरू करना है। अब फेज 2 जब हमने शुरू करना है तो इसमें हमारे पास टोटल 30 एक्टिविटीज हमने कंडक्ट करनी है, यानी 30 गतिविधियां हमने कंडक्ट करनी है। ये 30 गतिविधियां आपने कैसे करनी है कि पहले 10 दिन में आपने एक गतिविधि यानी एक एक्टिविटी रोजाना डेली आपको यानी ये टोटल कितनी हो गई 10। उसके बाद अगले 10 दिन के लिए आपने, अब हमने अभी प्रैक्टिस की थी रोज एक गतिविधि को कंडक्ट करने की। ठीक है, अब अगले 10 दिन में जब हमारी ये डेली 10 दिन की प्रैक्टिस हो गई, डेली एक एक गतिविधि को कंडक्ट करने की, तो हमने क्या किया, अब हम अगले 10 दिन में क्या करेंगे, हम अगले 10 दिन में डेली की 2 गतिविधियां, ठीक है, 2 एक्टिविटी डेली की कंडक्ट करेंगे।
यानी अगले 10 दिन में अगर आप 2 गतिविधियां रोज की कंडक्ट करते हो तो ये बन जाती हैं 20, यानी 10 जमा 20 ये आपकी कितनी बन गई, 30 गतिविधियां, जो मैंने आपको पहले बोला था। ठीक है, तो ये 30 गतिविधियां हमने कंडक्ट करनी है। और जब आपने इन गतिविधियों को कंडक्ट करना है, अब हमारा दोबारा से सवाल वही आता है कि प्री स्कूल्स तो बंद है, तो इसको कैसे करें। तो हमारे पास यहाँ पे इग्नू ने हमें 2 ऑप्शंस दिए हुए हैं। पहला ऑप्शन आपके पास ये है कि आप किसी आस पड़ोस के बच्चे को, अपने घर में मौजूद 2 से 6 साल के किसी बच्चे को, या आपके पास कोई पढ़ने आता हो बच्चा जो कि इस उम्र का हो, 2 से 6 साल का हो, आपने ऐसे किसी बच्चे का चयन कर लेना है ना, आपने किसी ऐसे बच्चे को चुन लेना है जो कि आपका स्टूडेंट रहेगा। आपने नियम अनुसार, जैसे एक स्कूल में नियम से एक टाइम के मुताबिक बच्चे को रोज स्कूल बुलाया जाता है, आपने उस तरीके से उस बच्चे को डेली पढ़ने के लिए अपने पास बुलाना है। ठीक है, आपने उसको बिठाकर जो भी उस दिन की गतिविधि आपने सोची हुई है, आप उसको बिठाएंगे और उसको उस गतिविधि के बारे में पढ़ाएंगे। ठीक है, अब जब आप उसको पढ़ा रहे हैं या अब उसको किसी तरह की भी एक्टिविटी उसके साथ कंडक्ट कर रहे हैं, उसको करवा रहे हैं काम, तो ऐसे में आपने क्या करना है कि आपने उसकी एक शॉर्ट वीडियो बनानी है। ठीक है, और वो वीडियो आपने अपने गाइड को भेजनी है, क्योंकि आपके जो मार्क्स है ये आपके अनेक्स्टर में आपके गाइड ने लगाने हैं। आपने जो भी गाइड अपने लिए सेलेक्ट किया है, आप ये रोज की जो वीडियो बना रहे हैं 2-3 मिनट की, आप अपनी गतिविधि की वीडियो बनाकर अपने गाइड को देंगे और गतिविधि के मुताबिक आपका गाइड आपको इसके नंबर आपके अनेक्स्टर्स में लगा कर देगा। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज जो ये है कि जब आप ये गतिविधियां प्लान करते हो तो आपने इन गतिविधियों को प्लान करते हुए एक चीज बहुत ध्यान में रखनी है कि आपकी सभी गतिविधियां अलग अलग तरह की होनी चाहिए। यानी उसमें कुछ गतिविधियां ऐसी हो सकती हैं जिसमें कि आप बच्चों को क्लासरूम टीचिंग करवा रहे हो, कुछ गतिविधियां ऐसी हो सकती हैं जो कि बाहर की होनी चाहिए। हर समय बच्चे को हम कहें कि क्लास में, इतने छोटे बच्चे से हम एक्सपेक्ट नहीं करते कि वो हर समय क्लास में बैठ के पढ़ाई करता रहे। बच्चा हर दिन कुछ ना कुछ नया चाहता है, कुछ अनोखा चाहता है। ठीक है, तो इसीलिए ये प्लान करते हुए एक्टिविटीज हमें ध्यान रखना है कि जो एक्टिविटीज हम प्लान कर रहे हैं उसमें रोज कुछ ना कुछ नयापन होना चाहिए, जिससे कि बच्चे का इंटरेस्ट उसमें बना रहे। कुछ गतिविधियां इंडोर हो यानी कि अंदर करवाने वाली हो, कुछ आउटडोर हो यानी कि बाहर करवाने वाली हो, और इन गतिविधियों में भी आप ये ध्यान रखेंगे कि गतिविधियों का मकसद उस गतिविधि के साथ क्लियर होना चाहिए। अब अगर हम एक बच्चे को खेल खिला रहे हैं, प्ले एक्टिविटी करा रहे हैं और उसमें बोलते हैं कि ये लाइन है, इसके ऊपर चलिए, तो ऐसे में आप खुद सोच के देखो कि बच्चा उस लाइन पे चल रहा है, लेकिन उसमें बच्चा क्या सीख रहा है? बच्चे ने कुछ नया नहीं सीखा। ठीक है, तो गतिविधि वो होनी चाहिए जिसका कोई मतलब निकलता हो, जिसका कोई मकसद निकलता हो, और जितनी गतिविधियां 30 गतिविधियां आप प्लान कर रहे हो, इन 30 गतिविधियों का आपस में ऐसा नहीं दिखना चाहिए कि ये एक सी है, या रोज ऐसा कुछ नहीं हो कि आपने एक चार्ट लिया, आज रंग पढ़ा दिए, आज एक चार्ट लिया फल पढ़ा दिए, आज एक चार्ट लिया और उस पे आपने उसको जानवर पढ़ा दिए। तो ऐसी अगर मिलती जुलती गतिविधियां भी हम रोज करते हैं तो यहाँ पे भी हम अपने नंबर खो देते हैं। चेक करने वाला इवैल्यूएटर इस चीज को देखता है कि आपने उसके अंदर प्लानिंग सही नहीं की है और वो प्लानिंग के नंबर आपके वहां पे काट देगा। ठीक है, तो आप जब प्लानिंग करते हो अपनी गतिविधियों की, तो आप ये देखिए कि उसमें कुछ गतिविधियां आपकी क्लासरूम टीचिंग की हो सकती हैं, कुछ उसमें संज्ञानात्मक हो सकती हैं जिसमें बच्चा कुछ नए नाम सीख रहा है, कुछ गतिविधियां आपकी ग्रॉस मोटर स्किल्स की हो सकती हैं जिसमें बच्चा कुछ हाथ से क्रिएटिव काम कर रहा है या कुछ टेक्निक सीख रहा है। और क्योंकि आप इन गतिविधियों को अपने घर में कंडक्ट कर रहे हो, तो आप ऐसे साधन, ऐसे सामान इसमें इस्तेमाल करो जो कि आपके घर पे उपलब्ध हो। और यदि मैं लिख देती हूँ कि मैंने बच्चे को फ्लैश कार्ड से करवाया, तो इवैल्यूएटर इस बात को जरूर 2 बार सोचेगा कि जिस जगह आप रहते हो क्या आपके लिए पॉसिबल है कि अपने घर पे आप फ्लैश कार्ड्स खरीद के ला सकें?
ठीक है। यदि मैं यहाँ पे लिखती हूँ कि कठपुतलियाँ करवाई, तो क्या ये पॉसिबल है कि मैं अपने घर पर कठपुतलियाँ तैयार करके और उसको बच्चों को वहाँ पे उस कठपुतली का नाच दिखा सकूँ? क्या मेरे में ऐसी क्षमता है? तो ऐसी चीज़ें लिखिए जो कि आपको लगता है आप अपने घर में आपको आसानी से उपलब्ध है और जिनका इस्तेमाल भी आप आसानी से कर सकते हैं। यदि हम देखी दिखाई या कहीं से उठाई हुई चीज़ों को लिखते हैं तो वो बहुत जल्दी एक इवैल्यूएटर उस चीज़ को पकड़ लेता है और वहाँ पे आपके नंबर जो है आपको नहीं मिलेंगे, वो कट जाएंगे। तो जब हम गलतियाँ करते हैं तो वहाँ पे हमारे नंबर कट जाते हैं। और अगर हम जो कर रहे हैं उसको साफ सच्चे तरीके से लिखते हैं तो वहाँ पे हमें इवैल्यूएटर वैसा ही जज करेगा जैसा हमने काम किया है। वहाँ पे झूठ सच का कोई सवाल ही नहीं। तो ऐसे में हमारे नंबर कटने के चांस नहीं होते हैं। ठीक है। तो जब आपने इन गतिविधियों को लिखना है, सबसे पहली बात यह है कि आप अपनी गतिविधियां जब प्लान कर रहे हो तो वो अलग अलग तरह की होनी चाहिए। दूसरी चीज कि जब आप इन गतिविधियों को प्लान करते हो तो इनकी रिपोर्ट लिखते हुए हमें गतिविधि का लक्ष्य यानी उसका एम, ठीक है, उसके लिए क्या सामान इस्तेमाल हुआ यानी कि TLM, टीचिंग लर्निंग मटेरियल, क्या क्या हम इस्तेमाल कर रहे हैं वो, उसके बाद आपकी प्लानिंग, आपने किस तरह से उसको प्लान किया, उसके बाद किस तरह से उसको एग्जीक्यूट किया, ठीक है, और एग्जीक्यूट करने के बाद आपकी क्या ऑब्जर्वेशन रही बच्चे को लेकर, आपको क्या लगा कि बच्चे ने उस गतिविधि को आसानी से समझ लिया और कर लिया या बच्चे को वो गतिविधि करने में मुश्किल लगी। तो ये सारी चीज़ें जो हैं आपने अपने ऑब्जर्वेशन के अंदर लिखनी है। और यदि आपको लगता है कि बच्चे को करते हुए मुश्किल आई या नहीं कर पाया तो ऐसे में आपने ये अपने आप को एनालाइज करके उसके बारे में लिखना है कि अगर आप दोबारा से इस गतिविधि को करते हो तो आप इसको कैसे करोगे, आप इसके अंदर क्या चेंजेस लाओगे, आप इसको और ज़्यादा कैसे बेहतर बना सकते हो, कैसे इम्प्रूव कर सकते हो। तो ये सारी चीज़ें जो हैं आपने अपनी रिपोर्ट के अंदर लिखनी है। अब ये सब मैंने आपको बताया कि अगर आपके पास या आपके आस पड़ोस में एक बच्चा कोई उस उम्र का है तो आप उसको लेकर घर पर अपनी ये 30 एक्टिविटीज़ को पूरा कर सकते हैं। अब मान लीजिए आपके आसपास कोई भी बच्चा नहीं है, आप किसी बच्चे को लोकेट नहीं कर पाए और आपके पास कोई स्टूडेंट नहीं है, तो ऐसे में आपने ये जो 30 गतिविधियां करनी हैं इनके हम मॉक सेशन भी कर सकते हैं। मॉक सेशन का मतलब है, मॉक सेशन का मतलब है झूठ मूठ का सेशन, ठीक है। मॉक सेशन में हम क्या करेंगे, आप टीचर वहां पे प्रेजेंट हैं, आपने जिस तरीके से बच्चे को पढ़ाना है आप उस तरीके से अपने क्लास को और अपने सामान को वहां पे संजो के रखेंगे और उस सामान को उस तरीके से ही इस्तेमाल करेंगे, उसी तरीके से एक्टिविटी कंडक्ट करके दिखाएंगे जैसे आप अगर कोई स्टूडेंट होता तो तब करते, ठीक है। आप अपनी क्लास में पढ़ा रहे हैं, केवल वहां पे स्टूडेंट नहीं, तो ऐसे में आप अपने आप की एक वीडियो बनाएंगे, किसी की घर के किसी पर्सन की मदद ले लीजिए, किसी आसपास को। फिर मैं क्लियर एक चीज कर दूं इग्नू की तरफ से कि आप ये जो अपना प्रोजेक्ट करते हो इसको आप खुद कीजिए, आपकी प्रैक्टिस बढ़ाइए, ठीक है। ये जो डिप्लोमा आप कर रहे हो, डिप्लोमा कर ही आप इसीलिए रहे हो शायद कि आपको और टीचिंग प्रैक्टिस मिले, आपको और मेथड्स या बेस्ट वेज समझ आए जिससे कि आप बच्चों को और बेहतर तरीके से स्कूल में हैंडल कर सको, उनको बिठा के कुछ नया आजकल के टाइम के हिसाब से उनके साथ कुछ नया रोज कर सको। लेकिन अगर आप वही पुरानी एक्टिविटीज, वही पुराने तरीके अगर उनको इधर उधर से नकल मारोगे तो आपको उसका कोई फायदा नहीं। आपका इतना किया हुआ काम, इतना मेहनत जो आप लिखने में डालोगे वो सब आपकी बेकार जाएगी अगर आपने उसमें से कुछ भी कहीं से उठाकर लिखा हुआ है। क्योंकि जब इवैल्यूएटर्स इस चीज़ को चेक करते हैं तो वो इवैल्यूएटर्स सालों से ये काम कर रहे हैं, उनको पता है कौन सी चीज़ कब पहले कैसे आई हुई है और फटाफट आपकी नकल जो है वहाँ पे पकड़ी जाती है।
तो इसलिए आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा कि आप जो काम डेली कर रहे हो उसको डेली पर्सन की मदद ले लीजिए। आप अपने बच्चे को जिस तरीके से काम कराएंगे, जिस तरीके से पढ़ाएंगे, उस काम को करते हुए आपने अपनी एक वीडियो उतारनी है जो कि 3 से 4 मिनट की होनी चाहिए, और उस वीडियो को आप अपने गाइड को भेजेंगे और आपकी उस वीडियो के बेसिस पे आपका गाइड आपके काम को इवैल्यूएट करके आपको अंक देगा। क्लियर? अब ऐसे में क्योंकि बच्चा नहीं है, हमारी कोई ऑब्जर्वेशन नहीं है, तो ऐसे में केवल आपने अपनी गतिविधि का लक्ष्य, उसमें इस्तेमाल होने वाला सामान वो लिखना है, आपने अपनी प्लानिंग और उसकी एग्जीक्यूशन लिखनी है। आप उस ऐसे में अपनी ऑब्जर्वेशन नहीं लिखोगे क्योंकि आप, बच्चा आपके सामने नहीं है। बच्चा अगर होता तो किस तरीके से उस कार्य को करता, आपके साथ किस तरह से इन्वॉल्व होता, आपको इसके बारे में कोई आइडिया नहीं है। तो ऐसे में आप ये ऑब्जर्वेशन वाली जो रिपोर्ट है इसको नहीं लिखोगे। क्लियर? अब इस तरीके से अपनी 30 गतिविधियों को हमने 20 दिन में पूरा करना है, यानी कि पहले 10 दिन में एक एक गतिविधि रोज और अगले 10 दिन में 2-2 गतिविधि रोज, और इस तरीके से आपका फेज 2 पूरा हो जाएगा। ठीक है? ये आपने ध्यान रखना है कि जरूरी नहीं है कि आपका रिपोर्ट तब, आपकी प्रोजेक्ट तभी सही होगा जब उसमें आपने कोई बहुत भारी भरकम शब्द इस्तेमाल किया। आप इन शब्दों को समझने के चक्कर में आप क्या करते हैं, या तो कहीं किताबों से उठाकर लिखना शुरू कर देते हो, या आपको कोई और स्टडी मटेरियल कहीं से मिल जाता है, या कोई हेल्प कोई ऑफर कर देता है तो वहां से लिखना शुरू कर देते हो, जो कि बिल्कुल गलत है। अगर आप कहीं से भी देख के लिखते हो तो आप ये ध्यान रखो कि जो आप कहीं से नकल उतार कर लिख रहे हो वैसी ही नकल आप जैसे किसी और ने भी उतारी हुई होगी। तो ऐसे में क्या होता है कि जब कई फाइलें एक जैसी हो जाती हैं तो उसको कॉपी केस मानकर चेकिंग के टाइम में ये चीज पकड़ में आ जाती है और आपका इतना किया हुआ काम वो रीसबमिशन पे चला जाता है, जो कि बाद में आपके लिए ही दिक्कत बनता है। जो आपने डिप्लोमा इस साल में पूरा करना था वो आपका रीसबमिशन के कारण आगे चला जाता है। ठीक है? आप अपना डिप्लोमा जो है वो टाइम पे पूरा नहीं कर पाते। तो इसलिए आप नकल का सहारा ना लेते हुए बहुत अच्छा रहेगा अगर आप जो काम रोज का कर रहे हैं उसको अपने एक सरल ढंग से अपने प्रोजेक्ट में लिखिए। ठीक है? अगर आपने उसको बहुत स्टैंडर्ड का नहीं लिखा, थोड़ा लिखने में आपसे चूक हुई है तो उसका कोई फर्क नहीं पड़ता, उसके कोई बहुत अंक नहीं कटते। लेकिन अगर आप कहीं से नकल करते हो तो ऐसे में अगर आपने बहुत अच्छा भी लिखा है तो भी क्या होगा कि आपका प्रोजेक्ट रिजेक्ट हो जाएगा और वो रीसबमिशन के लिए चला जाएगा, और उसका नुकसान किसी को नहीं होता, नुकसान केवल उसको होगा जिसने वो प्रोजेक्ट जमा करवाया। अब यहां तक समझने के बाद, फेज 2 तक समझने के बाद अब हम आ जाते हैं अपने फेज 3 पर। फेज 3 जो है ये आपको एक और स्ट्रिक्टर वे में और बेहतर तरीके से अपने काम को प्रैक्टिस करने में आपकी मदद करता है। फेज 3 में हमने सबसे पहले क्या करना है? फेज 3 में हमने सबसे पहले एक करिकुलम बनाना है। अब ये जो करिकुलम है, करिकुलम का मतलब हम और क्या कह सकते हैं, इसको एक सिलेबस बनाना। ठीक है? ये आप जो करेंगे ये आपने 5 दिनों के लिए करना है। ठीक है? आने वाले 5 दिनों के लिए आपने अपना ये करिकुलम बनाना है, और हर दिन के करिकुलम में आपने 3 से 4 एक्टिविटीज की प्लानिंग करनी, यानी एक दिन में 3 से 4 गतिविधियां हम डेली की प्लान करेंगे। क्लियर? ये 3 से 4 गतिविधियां ये भी अपने आप में मिलती जुलती भी हो सकती हैं, यानी एक क्रिया से आगे दूसरी क्रिया, दूसरे से आगे तीसरी, ऐसी भी हो सकती हैं, और या ये अपने आप में टोटली अलग तरह की भी हो सकती हैं। यानी अगले 5 दिन में 3 से 4 क्रियाएं, यदि 3 क्रियाएं हम 5 दिन की लेते हैं तो ये आपकी हो जाएगी 15। अगर हम रोज की 4 क्रियाएं प्लान करते हैं तो ये आपकी हो जाती है 20। यानी
फेज 3 के लिए आपने 15 से 20 एक्टिविटीज की प्लानिंग करनी है। अब एक दिन की एक्टिविटीज प्लान करने के आपके बनते हैं 10 नंबर, ठीक है, और यानी 5 दिन की प्लानिंग के आपके हो गए 50 नंबर। क्लियर? अब ये सारी प्लानिंग करने के बाद अब आता है टाइम जब आपने इसको एग्जीक्यूट करना है, जब आपने इसको एक्चुअल में परफॉर्म करना है। तो अब हम क्या करेंगे, जिस तरीके से हमने 10 दिन में या एक एक क्रिया या 10 दिन में 2-2 क्रिया अपनी कंडक्ट की, उस तरीके से यहाँ पे भी हमने क्या करना है कि यदि हमारे आसपास या हमारे घर में कोई छोटा बच्चा है तो उसको लेके हमने डेली अपने सेट टाइम टेबल के हिसाब से उस बच्चे को बिठाना है और रोज की जो हमने 3 से 4 क्रियाएं प्लान की हुई हैं उनको हमने कंडक्ट करना है और उस बच्चे के ऑब्जर्वेशंस को हमने अपनी रिपोर्ट में लिखना है। ठीक है, अब यहाँ पे दोबारा वही बात आ जाती है कि यदि आपके आसपास बच्चा ना हो तो, यदि बच्चा नहीं है तो आपने अपनी यही 3-4 एक्टिविटीज खुद से कंडक्ट करनी है, एक अपने क्रिएट किए हुए क्लासरूम में बिना बच्चे के। ठीक है, आप टीचर हो, आप पढ़ा रहे हो, लेकिन बच्चे की मौजूदगी नहीं है वहाँ पे। ठीक है, तो ऐसे में आपने अपना वीडियो डेली की उन 3-4 एक्टिविटीज का बनाकर और आपने अपने गाइड को भेजना है, जिससे कि गाइड आपकी किए हुए काम को ध्यान से देखेगा और आपकी खूबियां या कमियों को देखते हुए उसको इवैल्यूएट करेगा और आपके लेक्चर में उस दिन के हिसाब से, आपके गतिविधियों के हिसाब से आपके मार्क्स लगाएगा। तो ये अगले 5 दिन में, यानी पहले आपने करिकुलम बनाया और अगले 5 दिन में आपने रोज की 3 से 4 गतिविधियों को आपने कंडक्ट करना है। ठीक है, और जिस तरीके से आप उनको कंडक्ट कर रहे हैं आप उसी तरीके से उसको अपनी भाषा में उसकी रिपोर्ट लिखेंगे। रिपोर्ट लिखते हुए फिर दोबारा आपने वही चीज़ें मेन लिखनी है कि आपकी एक्टिविटी का लक्ष्य क्या है, आपने उसमें TLM यानी कि क्या क्या सामान इस्तेमाल किया है, क्या टीचिंग लर्निंग मेथड्स अडॉप्ट किए हैं, उसके बाद आपने उसकी प्लानिंग कैसे की है, आपने उसको एग्जीक्यूट कैसे किया है और उसके बाद उसमें आपकी ऑब्जर्वेशन कैसी रही है। ये सारी चीजें आपने उसके अंदर लिखनी है। अब जब हम बात कर रहे हैं स्टूडेंट की, तो स्टूडेंट के केस में आप ये सारी चीजें बहुत आराम से लिख लेते हैं। ठीक है, लेकिन जब एक मॉक सेशन किया जाता है तो उसमें क्योंकि बच्चा मौजूद नहीं है तो ऐसे में हम ऑब्जर्वेशन वाला पार्ट हमारा जो है वो मिस हो जाता है। हमें अगर बच्चा होता तो कैसे करता ये चीज हमें नहीं पता, क्योंकि बच्चा वहां है नहीं। तो कोशिश ये कीजिए कि आप अपना प्रोजेक्ट जो है वो उसके लिए कोई ना कोई बच्चा आसपास से अरेंज कीजिए। ठीक है, ये कोई मुश्किल काम नहीं है, क्योंकि मॉक सेशन अगर आप करते हो तो मॉक सेशन में आपको, क्योंकि आपकी रिपोर्ट पूरी नहीं लिखी हुई होगी, तो ऐसे में ये जो रिपोर्ट लिखने वाले नंबर हैं ये आपके प्रोजेक्ट में नहीं लिखे जाएंगे। ठीक है, ये नंबर जो है आपके निकाल दिए जाएंगे क्योंकि यहाँ पे रिपोर्ट नहीं लिखनी है। ठीक है, तो ये आपका टोटल है आपका प्रोजेक्ट तीनों फेजेस में, यानी कि फेज 1, फेज 2 और फेज 3। क्लियर? इनकी मार्किंग स्कीम भी आपके नेक्स्ट में आपको बहुत क्लियरली दी गई है, आपके DECE 4 के प्रोजेक्ट मैनुअल के अंदर भी है। ठीक है, तो अगर हम टोटल देखें तो आपका फेज 1 50 मार्क्स का, फेज 2 आपका जो है हर एक्टिविटी के लिए 30 मार्क्स है, यानी कि 10 मार्क्स आपके प्लानिंग के, 10 मार्क्स आपके एग्जीक्यूशन के और 10 नंबर आपके रिपोर्ट राइटिंग के। तो ऐसे में 30 अंक आपकी हर गतिविधि को मिल रहे हैं, यानी कि 30 एक्टिविटीज को 30 डेली एक एक्टिविटी की रिपोर्ट को डेली लिखते जाओ, या हफ्ते बाद भी अगर आप उसको करते हो तब भी ठीक है। लेकिन अगर आप ये सोचते हो कि एक ही दिन बैठकर या 2-3 दिन बैठकर कहीं से पुराने मिले प्रोजेक्ट को आप लिख देंगे तो ये आप बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं। आप अगर उसकी एक्टिविटीज को भी आगे पीछे कर लेते हो तब भी वो पकड़ में आ जाती हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं फिर वो गतिविधियां सेम हो जाती हैं।
एक अच्छा टीचर जो है वो अपने आसपास ज़रूरी नहीं है कि उसको हर साजो सामान मिलेगा तभी वो बच्चे को पढ़ाएगा। आप घर पर बैठे हो, आपके पास कुछ नहीं है कराने के लिए, आपने शेप्स ही करानी है तो उसको भी कराने के कई तरीके हैं। आप घर में पड़े सामान अलग अलग जो कि शेप का है उसको उठाकर बच्चे को सिखा सकते हो। आप एक आटा लेके उसको उस शेप में बेल कर अलग अलग तरीके से सिखा सकते हो। कागज़ के छोटे छोटे टुकड़े काट कर उनको सिखा सकते हो। पर अगर हम वही पुराने लिखे हुए प्रोजेक्ट्स में से नकल उतारते हैं, उनमें से इस्तेमाल किए हुए TLM उतारते हैं, तो ऐसे में क्या है कि एक पढ़ने वाले को बहुत अच्छे से समझ आ जाता है कि एक घर में बैठे हुए पर्सन के पास क्या इतना सब सामान